नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में आज जायजा लिया जाएगा साइबर सिक्योरिटी का। जैसे जैसे डिजिटल अडॉप्शन बढ़ रहा है वैसे साइबर अटैक्स का खतरा भी। ये जरूरी है कि एमएसएमईज इसको लेकर समय रहते कदम उठाएं ताकि बिजनेस कंटिन्यूटी पर कोई असर ना हो। आज इसी के तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अजय डाठा, चेयर कमिटी ऑन मल्टीलिंगुअल इंटरनेट एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस फिकी। साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर रक्षित टंडन, डायरेक्टर एंड को फाउंडर कोड्सनैक। ये रिस्क एडवाइजरी साइबर डिटेक्ट के स्पेस में हैं और रिस्पॉन्ड लीडर हैं। आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। शुरुआत अजय जी आपसे। अजय जी, स्मॉल बिजनेसेस में जहां एक और डिजिटल अडॉप्शन एक्सेलरेट हो गया है पिछले कुछ साल में, वहीं साइबर अटैक्स का रिस्क भी बढ़ गया है। आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, एसएमई का जो डिजिटल ऑप्शन है वो इंक्रीज हो गया है। दैट हैज लेड टू ए मोर लार्जर सरफेस एरिया साइबर अटैकर्स के लिए। ऑब्वियसली अब ज़्यादा जगह अटैक हो सकते हैं क्योंकि पेरोल भी ऑनलाइन हो गए हैं, अकाउंट्स भी ऑनलाइन हो गए हैं, सेल्स एंड परचेज भी ऑनलाइन हो गए हैं। सो ऑल दोज थिंग्स क्रिएट ए मोर लार्जर अटैक सरफेस एरिया फॉर साइबर क्रिमिनल्स दैट कैन लीड टू मोर पोटेंशियल सॉफ्ट टारगेट फॉर साइबर क्रिमिनल्स। उनके लिए एक सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। उनका पर्सनल डेटा है, उनका फाइनेंशियल डेटा है, उनका पेरोल डेटा है, एम्प्लॉय डेटा है, उनके रियल रिसर्च और डेवलपमेंट्स हैं, सब लीक हो सकते हैं, सब चुराए जा सकते हैं और पर्सनल आइडेंटिटी बनाई जा सकती है। हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज एन इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। साइबर क्रिमिनल्स के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, इसलिए सारे एसएमईज को थोड़ा बच के चलना चाहिए। रक्षित जी, साइबर अटैक्स के बढ़ते खतरे के बीच आप माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में बता सकें। देखिए, आज की तारीख में जितने भी एमएसएमईज हैं और जिन्होंने इस डिजिटल क्रांति के चलते टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया है, उनकी भी गलती नहीं कहूँगा, क्योंकि जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी आई और हम लोगों के अंदर अडेप्ट हो गई, उसमें साइबर सुरक्षा को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी गई थी। जो ट्रेडिशनल डेवलपर्स और कंपनीज और प्रोग्रामर्स थे, वो बहुत सीधी नज़र से प्रोग्राम को बनाते थे। उन्हें पता ही नहीं था कि इसमें भी कोई चोरी होगी, उसमें भी कोई हमारे कोड के बीच में घुस जाएगा। तो वो सोच ही नहीं थी हमारी, और उस चक्कर में हम लोग तो अडेप्ट करते गए और उसी को आगे बढ़ाते गए। उससे सप्लाई चेन, ईआरपी, हम लोगों ने सब अडेप्ट कर लिया। अब जब सामने साइबर खतरे आने शुरू हुए तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके आपके एप्लीकेशंस, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जो आप ऐप्स चला रहे हैं, उन सब में आने शुरू हुए। और देखा हमने, आप इधर देखें तो कोई ना कोई हर महीने, हर हफ्ते घटना हो जाती है किसी एमएसएमई के साथ, जब उनके यहाँ कोई साइबर अटैक होता है। और उसमें जो सबसे बड़ी क्षति पहुंचती है कि एक तो उनका सारा काम रुक जाता है, वो सारे सिस्टम्स को बंद कर देते हैं। एक बहुत खतरा मंडरा रहा है रैंसमवेयर का, उसने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस तक को नहीं छोड़ा है। तो अब एमएसएमईज भी उनके टारगेट पे हैं और वो उसके साथ साथ उनका डेटा भी चुरा लेते हैं। अब ज़रूरत है कि हम अपनी छोटी, कितनी भी बड़ी हो, छोटी हो या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके ऑफिस में 100 कंप्यूटर हो या 1000 हो, उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, तीनों की एक साइबर सुरक्षा पॉलिसी बनाना, उसको समय समय पे जांच कराना। और ये जो माइंडसेट है कि साहब हमने तो एंटीवायरस लगा लिया और एक फायरवॉल खरीद ली तो हम सुरक्षित हो गए, ये गलत है। रक्षित जी, आप बात कर रहे हैं रैंसमवेयर की। ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है? इससे थ्रेट की बारीकियों को आप एसएमई कम्युनिटी को बता सकें। जब कंप्यूटर्स में आपने सबने सुना होगा वायरस आ जाता था तो क्या होता था, सिस्टम बंद हो जाता था, फाइलें और अक्षर हिलने लगते थे, हम कंप्यूटर बंद करते थे, फॉर्मेट करते थे और फिर शुरू हो जाते थे। हमारा नेट से कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। अब एक ऐसा वायरस बना लिया गया है जो आपके कंप्यूटर में घुसता है, आपकी सारी फाइलों को, आपके सारे डेटा को किडनैप कर लेता है। हम इसे डिजिटल किडनैपिंग भी कह सकते हैं।
बस वो करता क्या है, सब सारे सामान को समेट के एक थैले में बंद कर देता है और उसमें ताला लगा देता है और चाबी अपने पास रख लेता है और फिर कहता है आप मुझे इतनी फिरौती दो तब मैं आपको चाबी दूंगा, और अगर आपने फिरौती नहीं दी तो ये जितना आपका डेटा है इसको मैं पब्लिक कर दूंगा। तो कंपनियों पे दो खतरे हो जाते हैं, एक दो काम रुक गया, आपका सारा काम बंद हो गया, आपका डेटा सारा चला गया, जो आप पे 10,000 कस्टमर्स की इनवॉइसेज हैं, उनकी बिलिंग है। और चूंकि साइबर सुरक्षा आपकी प्राथमिकता नहीं थी तो आप लोगों के यहाँ कोई पॉलिसीज नहीं है कि हमने प्रॉपर्ली बैकअप लिया है। और अभी जैसे एक आपको उदाहरण दूं, एक ऑर्गेनाइजेशन में ये अटैक हुआ और उनके पास बैकअप ही नहीं था। जब उनके आईटी के कर्मचारी से पूछा गया कि भाई आपने ऑर्गेनाइजेशन का बैकअप लिया था, बोले हाँ साहब तो लिया था। मैंने कहाँ लिया था, बोले उसी सर्वर की डी ड्राइव में लिया था। तो ये जो प्रॉब्लम है प्रशिक्षण की, ट्रेनिंग की, वो भी बहुत जरूरी है। तो डिजिटल किडनैपिंग करके ये आपके सारे डेटा को एक प्रोग्राम के माध्यम से, एल्गोरिथम के माध्यम से, हमारी टेक्निकल भाषा में इनक्रिप्ट कर देते हैं, मतलब उस पे ताला लगा देते हैं और फिर कहते हैं अगर आपको चाबी चाहिए तो हमें पैसा दो। और ये पैसा क्रिप्टो करेंसी में बेशुमार पैसा मांगते हैं कि आपका जो प्रीमियम कस्टमर है, आपके जो कस्टमर का डेटा है वो लीक हो जाता है। और अभी जैसे भारत सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी जो एक्ट है वो लागू किया है 2023 अगस्त में, और उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे मापदंड लिखे हैं कि अगर आपके यहाँ से इस तरह का डेटा किसी कस्टमर का चोरी होता है तो आप पे बहुत हैवी पेनल्टी लग सकती है। तो इसको देखते हुए अब आज जरूरी है कि आप अपने चारों तरफ से अपनी किलाबंदी अच्छी करें। अगर हम पुराने रिकॉर्ड्स को देखें तो अब हैकर्स जो हैं वो बाहर से भी घुस सकते हैं। कहने का मतलब मेरी कंपनी तो बहुत सिक्योर्ड है, मैंने जिस एमएसएमई को काम का ठेका दिया वो मेरा सप्लायर बना, पता चला उसके थ्रू मेरे सिस्टम में अटैक हो गया तो मैं तो उस कंपनी को भी सू कर सकता हूं। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि अगर आप ग्रो कर रहे हो, आप इंटरनेशनल मार्केट्स में जा रहे हो, तो अब कंपनीज आपसे ज्वाइन करने से पहले कहेंगी कि आप अपना ये दिखाएं कि क्या आपका सारा डेटा और कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है वो साइबर सुरक्षित है, तभी हम आपको अपने से जोड़ेंगे। अजय जी, तो फिर एसएमईज की टॉप प्रायोरिटी में साइबर सिक्योरिटी शामिल होना चाहिए। इस और कैसे इन्वेस्ट करें? कई तरह की ऑफरिंग्स भी हैं, आपकी क्या राय है? सिक्योरिटी एक ऐसी चीज है जो अगर ध्यान नहीं दिया जाए इट कैन कॉस्ट वेरी हैवी, बहुत बड़ी कॉस्ट लग सकती है। बहुत तरीके हैं उसको लगाने के लिए, थोड़ा बजट जरूर बनाएं, उसको इग्नोर ना करें। मेरा मानना यह है कि जितना भी रुपया आप कमाते हैं, अगर अपन उसका सिर्फ 0.5% से 1% रुपए जो कमाया उसका सिक्योरिटी पे अगर अपन लगा देंगे एज ए प्लान एवरी ईयर, आप बहुत बेहतर स्थिति में होंगे, कंपनी रिस्क में नहीं आएगी और आप जो है और ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। और ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। अगर कोई आदमी 10 लाख रुपए कमाता है साल के, तो 1% जो है सिर्फ 10,000 रुपये होते हैं। इट इज़ नॉट ए बिग अमाउंट, लेकिन 10,000 रुपये सिक्योरिटी में इस साल लगाइए, फिर अगले साल भी 10,000 लगाइए अगर 10 लाख ही कमाए तो, सो एंड सो फोर्थ। हर साल कुछ करिए, चाहे एंटीवायरस लगाना है, चाहे एंटी स्पैम लगाना है, चाहे अवेयरनेस सेशन कराना है, चाहे ट्रेनिंग सेशन करानी है, कुछ बजट जरूर प्लान करिए। रक्षित जी, आप पूरी सप्लाई चेन के लिए साइबर सिक्योरिटी के पहलू को एमएसएमईज को समझा सकें, यानी उद्यमी को अपनी तैयारी तो करनी है, साथ ही चेन के दूसरे स्टेक होल्डर्स को भी इस और बढ़ना होगा। तो उसमें ये है कि आज जैसे भारत सरकार का सर्टेन क्या करता है, आपको इम्पैनल्ड कंपनियों के थ्रू ऑडिट कराने के लिए कहता है। वो कहता है आप अपनी कंपनीज के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्ट सॉल्यूशंस के ऑडिट कराएं और टाइम टू टाइम कराएं और उनसे एक रिपोर्ट लें। तो उससे क्या होता है, अगर मैं आज एक सप्लाई चेन हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने सब प्रिकॉशंस ले रखे हैं, मेरे यहाँ सब फायरवॉल है, हम अच्छे से साइबर सुरक्षा को ध्यान देते हैं, लेकिन हम एक ऐसे सप्लायर से जुड़ गए जिसने हमें एक अपने नेटवर्क से जोड़ लिया, लेकिन उस सप्लायर के पास साइबर सुरक्षा की प्रॉपर वो नहीं थे, मेजर्स नहीं थे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को इससे खतरा बिल्कुल हो सकता है, और ये हमने पास्ट में देखा भी है। मतलब यूएस सरकार के सारे जो इम्पोर्टेंट स्टेशंस हैं यूएस गवर्नमेंट के, उन पे सिर्फ एक सप्लाई चेन, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कंपनी की वजह से बहुत बड़ी सेंध लग गई थी।
तो ये एक उदाहरण था हमारी साइबर सुरक्षा कम्युनिटी के लिए कि भाई ये ज़रूरी नहीं है कि हमने तो अपना बड़ा अच्छे से किला बना लिया, लेकिन जिन सप्लायर्स और थर्ड पार्टी कस्टमर्स के साथ हम डील कर रहे हैं, उनसे डेटा आ जा रहा है, उनके सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ कर रहे हैं, क्या वो सुरक्षित हैं या उनके सर्वर सुरक्षित है या नहीं। अजय जी, साइबर सिक्योरिटी का एक और अहम पहलू है, वो है एम्प्लॉयज की भूमिका, जो कि काफी क्रूशियल है अटैक से बचने के लिए। इसको आप बता सकें। देखो, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग सौरभ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली विक्टिम एम्प्लॉय या एम्प्लॉय का कंप्यूटर बन सकता है। उसके पास एक फ्रॉड मेल आ सकती है, उसके पास एक ल्योरिंग मेल आ सकती है, जॉब की मेल आ सकती है, इंक्रीमेंट की मेल आ सकती है, जो सारी फ्रॉड मेल्स हैं। लॉटरी जीत गया है मेल आ सकती है, नया जॉब मिल गया है इसकी जॉब आ सकती है, नया ऑर्डर मिल रहा है उसकी जॉब मेल आ सकती है, मैसेज आ सकता है, उस पर लिंक क्लिक करेगा तो कंपनी पूरी खतरे में आ जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको अवेयर होनी चाहिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सब जगह लगाए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सब जगह लगाए, पासवर्ड जो है वो सिक्योर्ड रखे, अपना नाम 1 2 3 4 5 और पासवर्ड टाइप सिंपल पासवर्ड्स ना रखे। ये सब बेसिक हाइजीन है और हर एम्प्लॉय को मालूम होना चाहिए जिसके पास में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस में है। और सारे एसएमईज जितने भी हैं वो सब अपने ट्रेनिंग कराएं और उसके अंदर सारे के सारे जो मुद्दे हैं, मल्टी फैक्टर मैंने बताया, पासवर्ड मैंने बताया, लिंक पे क्लिक नहीं करना है मैंने बताया। आपको कोई भी जनाब प्रॉफिटेबल बनाने वाला नहीं है इस दुनिया में, ये आपको ध्यान रखना है। आपको उसमें नहीं फंसना है, आपको लालच में नहीं आना है, ये सबको बताया जाना चाहिए। अजय जी, डेटा बैकअप को लेकर किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? किसी एक्सटर्नल डिवाइस पर बैकअप लेना क्या ज्यादा बेहतर रहेगा? ये डेटा रिकवरी, डेटा प्लान तो अपने आप में एक डेटा रेजिलियंस के लिए ज़रूरी है। तो आपको, और उसमें साइबर सिक्योरिटी का पहलू आ जाता है, क्योंकि मान लीजिए अकाउंटिंग डेटा है, अकाउंटिंग डेटा आपके ऑफिस में है, यू आर इन ऑफिस एंड यू हैव द एंटायर अकाउंटिंग एंड ईआरपी रनिंग देयर। अब वो ईआरपी का पूरा डेटा किसी ने हैक कर लिया, किसी ने खराब कर दिया, तो आप कहाँ जाएंगे? इसलिए बैकअप तो होना जरूरी है। वो बैकअप आपका किस पीरियडिकल होना चाहिए, रोज होना चाहिए, वीकली होना चाहिए, मंथली होना चाहिए, ये आप डिसाइड करें बेस्ड ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द डेटा, द परसेंटेज एट विच इट इज चेंजिंग, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ईमेल है, उसका क्लाउड पर अगर है तो बैकअप हो रहा है, अगर आपको बैकअप चाहिए तो आपको लगाना पड़ेगा। ऐसे ही पेरोल है, ऐसे ही ईआरपी है, हर डेटा का सर्टेनली एक बैकअप होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर द कंटिन्यूटी इफ समथिंग गोज रॉन्ग, लेकिन आल्सो फॉर द लीगल कंप्लायंसेस पर्सपेक्टिव। क्योंकि डेटा अगर बैकअप नहीं है और आपने लूज कर दिया तो आपके पास में कोई रिकवरी मैकेनिज्म नहीं मिलेगा एंड आपके पास में कोई रास्ता नहीं होगा दोबारा से उसको बिल्ड करने का। इसलिए डेटा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज समबडी हैज सेड, डेटा इज अ न्यू ऑयल, इफ यू डू नॉट प्रोटेक्ट द डेटा यू मे लूज ऑयल, दैट इज मनी। रक्षित जी, जैसे डिजिटल पेमेंट्स का चलन बढ़ रहा है, ऐसे में उद्यमियों को फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने के लिए भी काम करना होगा। एमएसएमईज के लिए आपकी सलाह? तो हम लोग 100% डिजिटल पेमेंट्स की तरफ ही बढ़ चुके हैं। हर चीज़ डिजिटल है और इसको देखते हुए, फ्रॉड्स और ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, सबसे पहला तो एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ईमेल सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए। ईमेल की एक सुरक्षा पॉलिसी होनी चाहिए कि कहाँ खोली जाएगी, कहाँ नहीं खोली जाएगी, और उसकी पहचान करना कि वो मेल rakshitTandon.com से आई है या rakshitTondon.com से आई है, स्पेलिंग में कोई गलती तो नहीं है। और उसके जो सुरक्षा सेटिंग्स हैं, टेक्निकल सुरक्षा सेटिंग, वो आपने ढंग से करा रखी हैं। दूसरा, जिस डिवाइस पे नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई जैसी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, आरटीजीएस पेमेंट्स होते हैं, वो डिवाइसेस क्लीन होने चाहिए, लेटेस्ट होने चाहिए, अपडेटेड होने चाहिए। महीने में 4 वार्निंग्स देती है भारत सरकार कि अपना एंड्रॉयड, अपना एप्पल, अपना गूगल क्रोम अपडेट करो। डिवाइस सिक्योरिटी, कोई फालतू ऐप इंस्टॉल मत करिए, किसी गलत लिंक पे क्लिक मत करिए, कोई गलत बटन्स या कोड्स मत दबाइए, तब जाके आज आप डिजिटल पेमेंट्स को सुरक्षित रख सकते हैं। फिर आरबीआई ने बहुत सारे स्ट्रिक्ट मापदंड बनाए, जैसे आज मैं अपने सारे डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स को अपने फोन से कंट्रोल कर सकता हूं। अपने फोन और ओटीपीज को सुरक्षित रखें, क्योंकि आजकल हैकर्स सिर्फ एक छोटे से लिंक से आपके ओटीपीज तक चुरा सकते हैं। तो ये तभी समझ में आएगा जब आपको जागरूकता होगी।
तो जैसे अब भारत सरकार ने कहा हर वेडनेसडे महीने का साइबर सुरक्षा हफ्ता मनाया जाए, तो हर कंपनी को ये जरूरी होता है। आप नहीं बुला सकते फिजिकली किसी एक्सपर्ट को, आप एक ऑनलाइन मीटिंग रखिए, अपने सारे स्टाफ को जोड़िए, साइबर सुरक्षा को अपने ऑफिस, अपने बिजनेस में कल्चर बनाइए। ये कोई लेक्चर या टीवी का एक हमने वीडियो देखा नहीं, इट हैज टू बिकम अ कल्चर। और जो भारत सरकार ने आपको सुरक्षा नियम दिए उनको फॉलो करें। भारत सरकार की एक साइट है साइबर स्वच्छ केंद्र csk.gov.in, उस पर रेगुलरली अपडेट्स आते हैं और बहुत सिंपल भाषा में आते हैं, जैसे ब्रॉडबैंड सिक्योरिटी, डेस्कटॉप सिक्योरिटी, मोबाइल सुरक्षा। तो ऐसी साइट्स पे अगर आप अपडेटेड रखेंगे अपने आप को और अपने आईटी स्टाफ को, तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई हैकर आपको नुकसान पहुंचा पाएगा। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आज हम साइबर सिक्योरिटी पर फोकस कर रहे हैं। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर अजय डाठा और डॉक्टर रक्षित टंडन के साथ। अजय जी, आप ये बता सकें कि आखिर फिशिंग मेल्स को कैसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है? इसको लेकर क्या कोई कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं? फिशिंग क्या होता है? मछली पकड़ना ना। तो मछली ढूंढ रहे हैं वो। आप मछली बनना चाहते हो, नहीं बनना चाहते हो? अगर मछली नहीं बनना है, आपको विक्टिम नहीं बनना है, आपको पकड़ा नहीं जाना है बाय क्रिमिनल, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्रिमिनल नहीं बन जाएं। नॉर्मली वो आपको गलत साइट पे ले जाएंगे और आपका यूजर नेम पासवर्ड लेने की कोशिश करेंगे। तो आप अपना यूआरएल पे ध्यान रखें, वो सिक्योर्ड है या नहीं है वो ध्यान रखें। उस नेटफ्लिक्स अगर है तो उसमें आई की जगह 1 तो नहीं आ गया है, एल तो नहीं आ गया है, ये आप ध्यान रखें। इन चीज़ों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपका यूआरएल वही सही है कि नहीं। कहीं थोड़ा सा भी चेंज लगे तो वो नहीं करें। कहेगा तो ये कि चेंज योर पासवर्ड ऑन जीमेल अकाउंट, लिखा हुआ तो ये है, लेकिन जब आप क्लिक करेंगे तो वो लेके जाएगा कहीं पे akinora.com। आप ध्यान रखें इस बात का कि akinora.com तो जीमेल है ही नहीं, वो मेरा पासवर्ड क्यों मांग रहा है? दिखेगा, दिखने में वो वेब पेज वैसा ही होगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप किसी क्रिमिनल के चक्कर में ना फंस जाएं। यूआरएल जो ब्राउजर में दिखता है उस पर ध्यान रखें, उस पर डोमेन नेम जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान रखें। एक पैडलॉक होता है जो सिक्योरिटी का लॉक लगा हुआ होता है, उसका ध्यान रखें। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप बच जाएंगे। वो किसी तरह से किसी साइट पे ले जा करके आपसे आपका यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करवाने की कोशिश करेगा। दैट इज वन वे टू डू इट। और फिर वो ओटीपी लेने की कोशिश करेगा अगर ओटीपी लगा हुआ है तो। ये नॉर्मल अटैक है। सेकेंड अटैक इज वो आदमी आपको अपने साइट पे ले जाएगा कोई लालच देके कि आप 100 रुपए मुझे दे दीजिए तो आप 1 लाख रुपए जीत जाएंगे, आप लॉटरी जीत गए हैं, आपका कोई पार्सल आ गया है, सो एंड सो फोर्थ। तो लालच में ना फंसे। लालच आपको नुकसान कराएगा, फायदा नहीं कराएगा। रक्षित जी, सब तरह के जरूरी स्टेप्स लेने के बावजूद अगर फिर भी एमएसएमई साइबर अटैक, फाइनेंशियल फ्रॉड के विक्टिम बन जाते हैं तो फिर इमीडिएटली क्या करना चाहिए? तो इसको ना हम लोग इंसिडेंस रिस्पांस कहते हैं, आईआर कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आज की तारीख में। इसका सबसे पहला तरीका तो ये, अगर अटैक हुआ है तो सर्टिन को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी हो जाता है। भारत सरकार की ये बॉडी है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, एक फॉर्म दिया हुआ है वहां पे, आप उसके माध्यम से सर्टिन को सूचित कर सकते हैं। अब भारत सरकार ने इसको भी ऑनलाइन कर दिया है, उसको कहते हैं cybercrime.gov.in। अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो बिना वक्त जाहिर किए आप 1930 को कॉल करिए। और cybercrime.gov.in पे अलग से एक बटन बना दिया गया है फाइनेंशियल फ्रॉड का। पहले तो वो एक साथ होता था साइबर क्राइम, लेकिन अब उन्होंने अलग से बना दिया है। अब जितनी जल्दी हो सके उस फॉर्म को फिल करें। हमारे यहाँ गोल्डन आवर नाम की एक चीज है। फर्स्ट 24 आवर्स जो अपराध के होते हैं उसको गोल्डन आवर कहा जाता है। अगर आपने उन गोल्डन आवर्स में 1930 और इस वेबसाइट को सूचित कर दिया तो बहुत चांसेस हैं कि आपका नुकसान जो है वो बच सकता है। एक अब भारत सरकार ने नई पहल शुरू करी है, sancharsaathi.gov.in। ये डिवाइस चोरी होने पे, मोबाइल चोरी होने पे आप रिपोर्ट करा सकते हैं। यहाँ पे आप अपने नाम के कनेक्शंस चेक कर सकते हैं कि कहीं उसमें कोई धांधली तो नहीं हो रही है। और अगर आपको दिख रहा है कि ये फ्रॉड है
तो आप हमारी आंख बन सकते हैं, उसको चक्षु कहते हैं। तो sancharsaathi.gov.in पे ये सुविधाएं अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है और आप ये काम ऑनलाइन कर सकते हैं। अजय जी, लास्ट वर्ड आपसे। There is likely to be huge demand for cyber security professionals. ऐसे में इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप को कैसे देख रहे हैं आप? साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, हर कंपनी को चाहिए होगा, छोटी बड़ी को। इसलिए एकेडमी और इंडस्ट्री मिलकर के अगर साइबर सिक्योरिटी के बेसिक पहलुओं की ट्रेनिंग दे, प्लान करे, मैन पावर जनरेट करे, तो मेरी ख्याल से इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा, एकेडमिया को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके बच्चों को नौकरी लगेगी, उनको जॉब मिलेगा और एक बेरोजगारी की समस्या भी हम कुछ हद तक समाधान करेंगे। इसलिए पार्टनरशिप तो एकेडमी और इंडस्ट्री की होनी ही चाहिए और उसके अंदर काम होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी को हम किस तरीके से हम कंप्लायंस में लेकर के आएँ। हर कंपनी को एक एम्प्लॉय रखने की या कंसल्टेंट रखने की, कहीं से गाइडेंस लेने की, जिस तरह से सीएस से गाइडेंस लेते हैं अकाउंट के लिए, जिस तरह से लीगल गाइडेंस लेते हैं एडवोकेट से, ऐसे साइबर सिक्योरिटी की भी गाइडेंस मिले, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारी डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए सिक्योर्ड इंडिया तभी बन सकता है जब हम साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देंगे। एसएमई एक्सप्रेस में साइबर सिक्योरिटी पर 360 डिग्री नजरिया देने के लिए डॉक्टर अजय डाटा, चेयर कमिटी ऑन मल्टीलिंगुअल इंटरनेट एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस फिकी, और डॉक्टर रक्षित टंडन, डायरेक्टर एंड को फाउंडर कोल्सनैग, आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। हम उम्मीद करेंगे कि एमएसएमई साइबर सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। अभी के लिए इतना ही, अगले सेशन में मुलाकात होगी नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।